स्वागत है आपका कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान जिसमें अध्याय 6 जिसका शीर्षक है वंशागति और आणविक सिद्धांत, यानी कि वंशागति का आणविक सिद्धांत। इसके 6 वीडियो मैंने पहले बना दिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अनुलेखन, यानी क्या, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात मैसेंजर आरएनए बनता है, या डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया होती है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलेखन। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले सारी चीजें समझ लेते हैं कि किस तरीके से आज हम लोग किस क्रिया को पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के साथ थोड़ा पहले समझ लीजिए कि डीएनए से डीएनए, जब डीएनए से एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तब उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से या कह लीजिए आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको उस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन या रूपांतरण। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्या होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए से आरएनए बनता है। इसको समझ लीजिए कि डीएनए का वह भाग जो मैसेंजर आरएनए बनाने में भाग लेता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि डीएनए का वह भाग, डीएनए से ही तो बन रहा है मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है या डीएनए से आरएनए बन रहा है, तब डीएनए का वह भाग जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है या आरएनए बनता है, उस आरएनए को या उस डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है कि डीएनए का अनुलेखन इकाई क्या होती है। तो अनुलेखन इकाई वही होती है जिस डीएनए के जिस भाग से मैसेंजर आरएनए बनता है। चलिए अब इस इकाई में, जिस इकाई से ये बनता है, उस इकाई के कितने भाग होते हैं देख लेते हैं कि इस जो इकाई है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इस यूनिट को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं, उन्नायक कहते हैं। उन्नायक या प्रमोटर। पहला भाग जो इस का होता है उसे उन्नायक या प्रमोटर कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग होता है इसे संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। और इसका जो तीसरा भाग होता है इसे समापक भाग या टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। इन्हीं तीनों में मैसेंजर, इन्हीं तीनों के माध्यम से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है और मैसेंजर आरएनए केंद्रक से निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। आपको याद होगा कि डीएनए कहां रहता है, डीएनए केंद्रक में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इसलिए जो प्रक्रिया होगी यहां पर मैसेंजर आरएनए बनने की, ये सारी की सारी प्रक्रिया कहां होगी, केंद्रक में होगी। कई बार इसको
पूछा जा चुका है कि मैसेंजर आरएनए की प्रक्रिया किस भाग में होती है। तो मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया कहां होती है? न्यूक्लियस में होती है। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में होती है। चलिए, कैसे इन तीन भागों के माध्यम से और किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसको यहां अब हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैसेंजर आरएनए बनता है। चलिए देख लेते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने में अब क्वेश्चन एक आ जाता है कि डीएनए से आरएनए बनने में कौन से एंजाइम कार्य करते हैं। यानी कि ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है और रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक की तरीके से एंजाइम कार्य करते हैं। तो वो कौन से एंजाइम होते हैं या वो कौन सा एंजाइम होता है जिसके माध्यम से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की ये अनुलेखन प्रक्रिया में वो भाग लेता है जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। वो कौन सा एंजाइम होता है, चलिए उसको जान लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज इस प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। और ये उत्प्रेरित कैसे करता है? यह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रथम भाग यानी कि उन्नायक या प्रमोटर से जुड़ जाता है। जो वो डीएनए होता है उसके तीन पार्ट आप कर लीजिए, एक पार्ट उन्नायक, दूसरा संरचनात्मक जीन, तीसरा समापक भाग या टर्मिनेटर रीजन। ये तीन रीजन स्पष्ट आपको दिखाई देते हैं। और जब प्रथम भाग पर आकर कौन सा ये एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पर आकर जुड़ जाता है, कहां पर, पहले भाग में। प्रथम भाग कौन सा बताया हमने आपको, उन्नायक या प्रमोटर। तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जब उन्नायक या प्रमोटर भाग पर आकर संलग्न हो जाता है या उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, तब ये प्रक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन ये आके बैठ जाता है फिर भी प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है, क्योंकि अभी वो एक और चीज का इंतजार कर रही होती है। वो कौन सी चीज होती है जिसका वो इंतजार कर रही होती है? तो वो क्या होती है, वो एक कारक आकर उसमें जुड़ जाता है। उस कारक को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिग्मा कारक। सिग्मा कारक जब आकर आरएनए पॉलीमरेज पर बैठता है, यानी कि इसमें दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। दो चीजें हो रही हैं कि पहले तो प्रथम रीजन पर यानी कि स्ट्रक्चर भाग के या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अनुलेखन इकाई का जो प्रथम भाग है प्रमोटर, उस पर आकर डीएनए पॉलीमरेज आकर बैठ जाता है। जब ये बैठ जाता है उसके पश्चात क्या होता है, संलग्न होने के पश्चात इसके ऊपर सिग्मा कारक आता है। जब सिग्मा कारक आता है तब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से ही मैसेंजर आरएनए बनता है। जब हम वहां पर आपको रेप्लिकेशन समझा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि डीएनए में क्या स्थिति होती है। डीएनए हमेशा जब ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होता है तो हमेशा किस दिशा में ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका, हमेशा इसका 5s से 3s की दिशा में इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। याद रखिएगा, हमेशा इसका ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, 5s से 3s की ओर
इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, या ये 5s से 3s की ओर, या कह लीजिए इसको s या डैश दोनों चीजें कह सकते हैं कि 5 डैश से 3 डैश की ओर ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या ट्रांसक्रिप्शन को जन्म देता है। इसका यही एक कारक ही है कि 5s से 3s की ओर ये कार्य करता है। अब देख लीजिए, अब यहां पे आता है कि जब इसकी प्रक्रिया 5s से 3s की ओर जाती है, तब इसमें जो डीएनए है, तो डीएनए में दो श्रृंखलाएं होंगी, 3s से 5s और 5s से 3s। तो इसमें जनक स्टैंड कौन सा होगा, किस जनक स्टैंड पर यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया कैसे हो रही है, 5 डैश से 3 डैश की तरफ हो रही है, तो निश्चित तौर से इसका स्टैंड कौन सा होगा, जस्ट उल्टा होगा। हमने आपको बताया था मिररवत प्रक्रिया होती है, जैसे आप किसी भी चीज को मिरर में देखिए तो उल्टी दिखाई देती है, वैसे ही तो इसका जो जनक स्टैंड होगा वो 3 डैश से 5 डैश होगा, यानी कि आरएनए का निर्माण केवल 3 डैश से 5 डैश पर ही होता है। डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंडों पर होता है। रेप्लिकेशन में हमने आपको समझाया था कि वहां पर क्या हो रहा था, दोनों स्टैंडों पर हो रहा था, 3 डैश से 5 डैश पर भी हो रहा था और 5 डैश से 3 डैश पर भी हो रहा था। लेकिन आरएनए में क्या हो रहा है, केवल एक जगह इसमें हो रहा है। इसमें जनक स्टैंड कौन सा होगा, 3 डैश से 5 डैश, क्योंकि ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, 5 डैश से 3 डैश की ओर जाती है, यानी कि जब वो सामने आएंगे तब उसका स्टैंड कौन सा होना चाहिए, 3 डैश से 5 डैश। तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है ये 5 डैश से 3 डैश की ओर प्रारंभ होगी। तो ये आप याद रखिएगा कि निश्चित तौर से इस प्रक्रिया में यही भाग लेते हैं। अब इसमें एक स्थिति और आती है कि डीएनए को हमने समझ लिया, डीएनए में दोनों स्टैंड काम करते हैं, दोनों स्टैंड जनक का काम करते हैं, लेकिन आरएनए में 3 डैश से 5 डैश तक ही जो स्टैंड होगा, 3 डैश से प्रारंभ होगा, 5 डैश पर जाकर खत्म होगा, उसी स्टैंड पर ये प्रक्रिया होगी। इतना समझ लीजिए। अब देख लेते हैं हम कि एक नया शब्द आता है, टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है, या टेम्पलेट स्टैंड हम किसे कहते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि जिस डीएनए पर या डीएनए के जिस भाग पर आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि 3 डैश से 5 डैश तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। पहले हमने आपको बताया जनक स्टैंड, इसी जनक स्टैंड को ही टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नाम याद नहीं रखते हैं, नाम को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए नाम आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। अब एक चीज और आती है कि कोडिंग स्टैंड क्या होता है, या कोडिंग स्टैंड हम किसे कहते हैं। तो डीएनए के जिस स्टैंड पर आरएनए नहीं बनता है, डीएनए के जिस स्टैंड पर आरएनए नहीं बनता है, उस स्टैंड को क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। इसको बाद में हम लोग कभी समझेंगे कि इसको कोडिंग स्टैंड क्यों कहते हैं, क्या परिस्थितियां थी, लेकिन यहां केवल आपको इतना जानना है कि आरएनए के डीएनए के जिस स्टैंड पर आरएनए नहीं बनता है, उस स्टैंड को क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। चलिए, तो यहां हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो उन्नायक या प्रमोटर भाग है, उस प्रमोटर भाग पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के पश्चात सिग्मा कारक उसमें आकर मिलता है। जैसे ही सिग्मा कारक आकर मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन नामक ये क्रिया
शुरू हो जाती है, ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और यही प्रक्रिया आगे चलती है। चलिए अब इसकी दूसरी स्थिति पे चलते हैं, दूसरी संरचना पर चलते हैं, यानी कि वो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसकी पहली संरचना हम लोगों ने देखी, प्रमोटर यूनियन। अब प्रमोटर दूसरी संरचना है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन में क्या होता है? यही वो संरचनात्मक जीन है जहां पर आरएनए का निर्माण होता है या मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो रहा है और किन स्थितियों में ये आगे बढ़ता है। यहीं पर यानी कि संरचनात्मक जीन में या स्ट्रक्चरल जीन में क्या हो रहा है? आरएनए का निर्माण हो रहा है। आप याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह पर आरएनए का निर्माण होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की सेकेंड यूनिट यानी दूसरा भाग जो संरचनात्मक जीन कहलाता है, इस संरचनात्मक जीन पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के साथ आगे बढ़ता है। यानी कि पहले में वो क्या कर रहा था? पहले भाग में सिग्मा कारक से जुड़ रहा था, पॉलीमरेज आकर बैठ रहा था, पॉलीमरेज आकर बैठता है, सिग्मा कारक से जुड़ता है और इसके बाद ये आगे बढ़ता है। और जब ये आगे बढ़ता है तब क्या कर रहा होता है? ये संरचनात्मक जीन के भाग में आकर यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है? जैसे हमने आपको वहां पर बताया था कि एडिनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा कारक दोनों मिलकर ये आगे चलते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करते हैं। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाते हैं, तब यहां पर पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड हम आपको आरएनए डीएनए में समझा चुके हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आकर यहां पर जुड़ने लगते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक चेंज हो जाता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। तो यहां पर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ने लगते हैं। जैसे एडिनिन की जगह यूरेसिल जुड़ेगा, थाइमिन की जगह एडिनिन जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए में तो जो रहेगा वो रहेगा ही। तो एडिनिन की जगह तो इस तरीके से आकर वो क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। साइटोसिन से गुआनिन जुड़ेगा, गुआनिन से साइटोसिन जुड़ेगा और यूरेसिल आके एडिनिन से जुड़ेगा। इस तरीके से एक नए आरएनए का निर्माण होता है या मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। यहां पर जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, यहां वो बन जाता है, लेकिन यहां वो अलग नहीं होता है, हटता नहीं है। अब कार्य कहां प्रारंभ होता है? तीसरे भाग में प्रारंभ होता है। और तीसरा भाग हमने आपको क्या बताया था? समापक भाग, यानी कि टर्मिनेटर रीजन। तीसरा भाग कौन सा हुआ? टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन में क्या हो रहा है? इसके पश्चात जो कार्य होता है वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है। तो टर्मिनेटर रीजन में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंचता है, सिग्मा कारक उससे हट जाता है। यानी कि जो सिग्मा कारक उस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा हुआ था, वो सिग्मा कारक क्या हो रहा है? हट जा रहा है। ये सिग्मा कारक ने ही तो ये क्रिया प्रारंभ करवाई थी, लेकिन यहां आकर वो क्या कर रहा है? सिग्मा कारक हट जा रहा है तथा इस पर एक नया कारक, जिसे रो कारक बोलते हैं, नया कारक रो कारक आकर इसमें मिल जाता है।
और जब रो कारक आकर मिल जाता है तब ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को रोक देता है। यहां रो से याद रखना है कि जो रो कारक है वो रोक दे रहा है, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ने का कभी कभी ये भी फायदा हो जाता है कि रो कारक, वैसे तो यहाँ उसका मतलब वैसा नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए हो जाता है कि रो कारक क्या कर रहा है। सिग्मा कारक तो क्रिया को प्रारंभ कर रहा है, लेकिन रो कारक क्या कर रहा है, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को रोक दे रहा है। और रो कारक आके जब इस क्रिया को रोक देता है, सिग्मा कारक उससे हट जाता है, तो ये क्रियाएं कहां पे हो रही हैं, ये समापक भाग में हो रही हैं या टर्मिनेटर रीजन में हो रही हैं। और टर्मिनेटर रीजन में ये जब हो रही हैं तब इस क्रिया में क्या होती है, रुकावट आ जाती है, यह क्रिया रुक जाती है, ठीक है। और यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में जब हो रही है तब मैसेंजर आरएनए केंद्रक से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ये मैसेंजर आरएनए बन के अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई कि इसमें कौन सा एंजाइम है जो कार्य करता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। वहां जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन समझा रहे थे तब हमने आपको लगभग 5 एंजाइम समझाए थे, लेकिन यहां पर क्या है, एक ही एंजाइम कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक कारक और जोड़ जा रहा है। जब सिग्मा कारक आके इससे मिलता है और सिग्मा कारक जब हट जाता है, रो कारक आ जाता है, तब वो प्रक्रिया रुक जाती है। चलिए अब एक नया शब्द क्या है, एलोकेशन। अब एलोकेशन का अर्थ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है डीएनए से आरएनए बन गया है पर अलग नहीं हुआ है, यानी कि वो प्रक्रिया वहां तक पहुंच गई लेकिन वो क्या हुआ, अलग नहीं हुआ। अलग नहीं हुआ तब इतनी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एलोकेशन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का हमने आपको समझा ही दिया। बहुत सारे विद्वान इस प्रक्रिया को बहुत जटिल मानते हैं और कहते हैं ये प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी कठिन प्रक्रिया है। क्रमशः यदि आप एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो ये सारी प्रक्रिया आपको एक साथ आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जहां वहां डीएनए के रेप्लिकेशन में आपको 4 से 5 एंजाइम याद रखने थे, यहां केवल आपको एक ही एंजाइम याद रखना है। वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। और केवल 2 कारक याद रखने हैं, कौन से, एक सिग्मा कारक और दूसरा रो कारक। सिग्मा कारक और रो कारक ये केवल 2 कारक याद रखने हैं और आपकी ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसमें केवल वो 3 भाग याद रखने हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 प्रमोटर, नंबर दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, नंबर तीसरा टर्मिनेटर रीजन। तो ये 3 भाग याद रखने हैं और बाकी सारी चीजें तो वही हैं जो रेप्लिकेशन में हमने आपको समझाई थी, डीएनए के रेप्लिकेशन में समझाई थी, वही आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी समझा रहे हैं। तो ऐसी कोई बहुत कठिन चीज नहीं है जिससे आप डर जाएं, जिसे आप ना समझ पाएं। हाँ, लेकिन हाँ, इसका अगर क्रम टूट जाएगा, इसकी अगर तकनीक टूट जाएगी, तब आपको इन सारी चीजों को समझने में निश्चित तौर से कठिनाई आएगी। चलिए, इस तरीके से जब हम आपको समझा रहे थे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन या रूपांतरण। क्योंकि मैं वीडियो छोटे कर रहा हूं, आप में से कई विद्यार्थियों ने ये बताया कि सर वीडियो बड़े हो जाते हैं तो समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए एक प्रक्रिया को एक भाग में लिया जा रहा है क्योंकि आप उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ लें। अगर इसी में हम दूसरी प्रक्रिया भी डाल देते, यानी कि ट्रांसलेशन भी डाल देते,
रूपांतरण भी डाल देते तो इस ट्रांसलेशन और रूपांतरण की जो क्रियाएं होती वो कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन में मिल जाती। इसीलिए आपको रेप्लिकेशन अलग वीडियो में समझाया, ट्रांसक्रिप्शन अलग वीडियो में समझा रहे हैं और ट्रांसलेशन अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर होती चली जाएं। यदि आपको एक ही वीडियो में दो क्रियाएं समझा दी जाएंगी तो एक क्रिया और दूसरी क्रिया आपस में मिल सकती है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यदि आप कंफ्यूजन रखेंगे तो समस्याएं निश्चित तौर से उत्पन्न होंगी। इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन पर। क्वेश्चन कौन कौन से, चलिए आइए हम आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए से आरएनए बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा डीएनए का कौन सा भाग है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको क्या नाम देते हैं। तीसरा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया किस भाग में संपन्न होती है, यानी कि 3 भाग बताए थे, 3 में से किस भाग में वो संपन्न होती है। और चौथा अगला जो क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड अलग से जुड़ जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर दीजिए, हम आप वहां पर पढ़ेंगे और खुद भी प्रोत्साहित होंगे। आपको हम ये सारी चीजें इसीलिए बताते हैं कि आप निश्चित तौर से प्रोत्साहित हों, इसको पढ़ें। और जीव विज्ञान उतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप लोग समझ रहे हैं। ये आसान है और इसे हम बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम में चीजें कठिन इसलिए लगने लगती हैं कि जीव विज्ञान के जो भी वैज्ञानिक हैं वो विदेशी हैं, उन्होंने या तो अपनी भाषा में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। हमारी किताबों में जब हमारे विद्वानों ने उसे ट्रांसलेट किया हिंदी में तो कठिन से कठिन शब्दावली रख दी। जब कठिन शब्दावली रख दी तो वो विद्यार्थियों के लिए कठिन हो गया, स्टूडेंट्स के लिए कठिन हो गया। उसी को हम लोग यहाँ सरल करते हुए चलेंगे और आसानी से इसे पढ़ेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, कल फिर